हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने सरफेस केमिस्ट्री देखा था। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर अपना जो फिनिश हुआ उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है अपना पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जब तक लॉकडाउन चलेगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, तब तक अपन थ्योरीज के चैप्टर कवर करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे एक्सप्लेन करने में भी प्रॉब्लम होगी और आपको समझ में भी, इसलिए अपन थ्योरीज के चैप्टर पर फोकस करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहला जो ग्रुप है अपना, पीरियड टेबल के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप 11th में अच्छे से देख चुके हैं। तो उसी में पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाता है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और वो जो फैमिली है वो है, उनमें से एक फैमिली है वो है ग्रुप नंबर 15, जिसको बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली कंप्राइजेज ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, इसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन एक गैस है, डायटोमिक गैस, इसको हम देखते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो एलिमेंट है नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं और बिस्मथ टिपिकल मेटल है। मतलब मूविंग डाउन इन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो किसी भी ग्रुप को अपन सबसे पहले कुछ पॉइंट अपन देख लेते हैं, उन कौन कौन से पॉइंट पे उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ग्रुप का जो अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा उनका ऑकरेंस, कि वो किस तरह से मिलते हैं नेचर में। ऑकरेंस डिस्कस करने के बाद जो दूसरा होगा वो होगा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अपन उनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई देखेंगे। फिर एटॉमिक आयनिक रेडाई देखने के बाद ये उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो ये सब होगी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के वो मेटलॉइड है, मेटल है, किस फॉर्म में मिलते हैं नेचर में, डायटोमिक के, ट्राइटोमिक के, ये सब अपन देखेंगे। तो ऑकरेंस के बाद हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब देखेंगे अपन अंडर द सेक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी कोई एलिमेंट की एनामोलस प्रॉपर्टीज़ है वो है, कोई अगर कोई एनामोलस बिहेवियर दिखाता है तो उसको देखेंगे। दूसरा उनकी रिएक्टिविटी अपन देखेंगे कि रिएक्टिविटी वो हाइड्रोजन से किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हेलोजन से वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और मेटल से वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब देखेंगे अपन। और फिर उनके बाद में अलग इंडिविजुअल एटम के कंपाउंड अपन देखेंगे, अगर अपने सिलेबस में अगर वो है तो इतना पोर्शन आपको हर ग्रुप का स्टडी करना है। तो उसमें सबसे पहला जो ग्रुप आता है अपना नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 15, उसमें एलिमेंट है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो ऑकरेंस अगर अपन देखें तो ऑकरेंस नाइट्रोजन का जो ऑकरेंस है वो नेचर में जो अपना एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन, मतलब मेजर कंपोनेंट अगर किसी का है तो वो है नाइट्रोजन का जो है 78%। दूसरा, अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन मिनरल के फॉर्म में मिलती है। ये जो दो सॉल्ट हैं, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलते हैं। सोडियम नाइट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड चिली सॉल्ट पीटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन सॉल्ट पीटर बिकॉज ऑफ देयर ऑकरेंस एबंडेंस। ये मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। उसके अलावा प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन मिलता है, बिकॉज आप प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लांट में मिलता है, एनिमल मिलता है, तो अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन मिलता है। तो ये सब आपके नाइट्रोजन के इन्वॉल्वमेंट है कि कहाँ कहाँ नाइट्रोजन मिलता है लिविंग वर्ल्ड में। उसके बाद आगे आते हैं अपन फॉस्फोरस पे। तो फॉस्फोरस बेसिकली मिनरल्स ऑफ एपेटाइट फैमिली कंप्राइज करता है। एपेटाइट फैमिली में कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड के जो कंपाउंड है दीज आर कॉल्ड एपेटाइट। अगर यहाँ पर X2 जो आप देख रहे हैं, अगर ये हेलोजन है तो ये हो गए फ्लोरो एपेटाइट, अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरो एपेटाइट, और अगर ये हाइड्रोक्सी है तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। फ्लोरो एपेटाइट बेसिकली जैसे CaF2 हो जाता है यहाँ पर, तो CaF2 इज द मेन कंपोनेंट, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। जो फॉस्फेट रॉक है उसका कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड मेजर कंपोनेंट है। ये अमीनो एसिड्स, एनिमल जो प्लांट मैटर है उसका भी इसेंशियल कंपोनेंट है। फॉस्फोरस के साथ मिल्क में मिलता है, एग में मिलता है, और भी DNA वगैरह इनमें आपको मालूम है फॉस्फेट मिलता है। फॉस्फोरस की बैकबोन बनी होती है। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये बेसिकली सल्फाइड मिनरल के फॉर्म में अर्थ क्रस्ट मिलते हैं। दे आर नॉट फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये एटमॉस्फेयर में नहीं मिलते। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सिर्फ इनमें से नाइट्रोजन ही मिलता है, वो भी डायटोमिक N2 गैस के फॉर्म में। तो आइए आगे अपन देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें तो इनका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 Np3, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है, p सबशेल में जाता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड p ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सब अपन जानते हैं। तो NH2 Np3 इनका
वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एस सब शेल जो है वो फुल फिल्ड है और जो पी सब शेल है वो आपका हाफ फिल्ड है। तो इस कारण से हाफ फिल्ड सब शेल पी सब शेल होने के कारण दिस हाफ फिल्ड सब शेल विल मेक देम एक्स्ट्रा स्टेबल। और सो नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई में सबसे पहले कोवेलेंट एंड आयनिक रेडाई। कोवेलेंट रेडाई होती है बिकॉज दीज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर कोवेलेंट इन नेचर, दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। पर कहीं कहीं जब आयनिक बॉन्ड होता है तो उस केस में, तो पर रेडाई की बात करेंगे तो दोनों में से कोई सी भी रेडियस उसका पैटर्न अपन बताएंगे। तो जो आयनिक रेडाई का जो ट्रेंड है वो ये है मूविंग डाउन इन द ग्रुप। ये अपन 11th क्लास में देख चुके हैं कि नीचे जाने पर एटॉम की साइज बढ़ती है, इसका मतलब उसकी आयनिक रेडाई बढ़ती है। तो यहाँ पर भी मूविंग डाउन इन द ग्रुप एटॉमिक रेडाई इंक्रीजेस, नीचे जाता है वो एटम बड़ा होता जाता है। नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस है, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक है, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी और बिस्मथ सबसे बड़ा है ग्रुप में। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस तक तो कंसीडरेबल इंक्रीमेंट है। आप देख सकते हैं एटॉमिक रेडाई आपकी पीरियड आपकी बुक में जो चैप्टर दिया उसमें टेबल दी हुई है, उसमें एटॉमिक रेडाई को कंपेयर कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस तक तो कंसीडरेबल इंक्रीमेंट है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ पर सिर्फ छोटा सा इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीमेंट ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं। हालांकि बिस्मथ बड़ा है, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी और एंटीमनी से बड़ा बिस्मथ है, तो इंक्रीमेंट तो है पर सिग्निफिकेंट नहीं है। जितना नाइट्रोजन में फास्फोरस में हुआ था उतना नहीं। तो ये इसका कारण ये है बिकॉज यहाँ पर जब आप नीचे जाते हैं तो डी और एफ ब्लॉक फुलफिल्ड होने लगते हैं, डी और एफ ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। और डी और एफ ब्लॉक का इन्वॉल्व होने में उनकी शील्डिंग होती है पुअर, दे शील्ड पुअर। तो पुअर शील्डिंग होती है तो इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर का ज़्यादा, न्यूक्लियस का ज़्यादा लगता है, इसलिए उनकी साइज थोड़ी सी कंपेरेबल छोटी हो जाती है। दैट्स वाई वहाँ पर इंक्रीमेंट जो है वो सिग्निफिकेंट कंसिडरेबल इंक्रीमेंट नहीं हो पाता, तो बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल। तो ये तो वो साइड नीचे जाने पर बढ़ती है, बस आप इतना ध्यान रखें मूविंग डाउन इन द ग्रुप, नीचे जाने पर बढ़ती है। इस ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट नाइट्रोजन और सबसे बड़ा एलिमेंट अभी आपका बिस्मथ है। एंटीमनी और बिस्मथ की साइज लगभग बराबर ही है, पर दोनों में से बड़ा बिस्मथ ही है, थोड़ा बहुत 19-20 अंतर है। इसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपन 11th क्लास में जानते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी घटती जाती है, बढ़ती नहीं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाती है क्योंकि साइज बढ़ते हुए बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बजाय छोटे एटम से। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटती जाती है। तो डाउन होने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। एक और ध्यान देने वाली बात ये, बिकॉज इस ग्रुप 15 वाले एलिमेंट के जो पी सबशेल है और एस सबशेल तो फुलफिल्ड और पी सबशेल हाफ फिल्ड है, तो दिस फुलफिल्ड एस सबशेल एंड हाफ फिल्ड पी सबशेल मेक्स देम एक्स्ट्रा स्टेबल। इसीलिए ग्रुप 15 वाले एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 14 वाले से भी ज्यादा होगी, 14 वाले से ज्यादा होगी बिकॉज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटम छोटा होता जाता है और एटम छोटा होता जाता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती जाती है। लेफ्ट टू राइट मूव होंगे तो 14 से 15 की हो जाएंगे तो एटम छोटा होगा, एटम छोटा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, इसलिए इसमें कोई डायरेक्ट नहीं है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है। लेकिन ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से भी ज़्यादा होती है। मतलब सेम पीरियड के 15 और 16 के एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो कायदे से तो 16 वाले एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी बिकॉज 16 वाले एलिमेंट ज़्यादा लेफ्ट में सिचुएटेड है, इसलिए वो छोटे हैं साइज में। पर ऐसा नहीं होता, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़े एलिमेंट मतलब ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट की। तो इसका कारण ये है बिकॉज ऑफ दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है उसी कारण इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने पहले वाले ग्रुप 14 और अपने बाद वाले ग्रुप 15 उन दोनों से ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद अगर आप दूसरा भी आपको निकालना है तो फिर जो एनर्जी देना पड़ेगी वो होगी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद अगर आपको तीसरा भी निकालना है तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस तरह से जिस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की अमाउंट, जितने ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अपन जानते हैं कि नीचे जाने पर साइज बढ़ती जाती है, साइज बढ़ने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घटता है। मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो मूविंग डाउन इन द ग्रुप वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये अपन जानते हैं नाइट्रोजन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नाइट्रोजन और क्लोरीन का लगभग पाउलिंग स्केल पर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एक जैसी है, बराबर है, पर साइज छोटे होने के कारण नाइट्रोजन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। तो इसलिए थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का नाइट्रोजन है, और आप जैसे जैसे नीचे जाती है उनकी साइज बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कैरेक्टर है वो घटता जाता है। द एटम्स बिकम्स मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव रादर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज बिस्मथ आप देख पा रहे हैं, बिस्मथ एक टिपिकल मेटल है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, ना कि लेने की, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। तो इसलिए नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती जाती है। उसके बाद अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन जानते हैं कि सारे इनमें से सारे एलिमेंट पॉलीएटॉमिक है, मतलब कोई भी सिंगल फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ये 2 या 3 या इससे ज़्यादा एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। तो ऑल द एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक, नो विदाउट एनी एक्सेप्शन। उसमें से नाइट्रोजन डायटॉमिक गैस है, नाइट्रोजन एक डायटॉमिक गैस है, बाकी दूसरे बचे हुए जो एलिमेंट है वो पॉलीएटॉमिक सॉलिड है। तो एकमात्र एलिमेंट इस ग्रुप का जो गैसियस है वो नाइट्रोजन है, बाकी दूसरे सॉलिड है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस मूविंग डाउन इन द ग्रुप, क्योंकि एलिमेंट हेवियर होता जाता है, और एलिमेंट हेवी होता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ ये आर्सेनिक तक तो बढ़ता है, अब इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक, पर आर्सेनिक के बाद बिस्मथ तक वापस घटने लगता है, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण मेटालिक बॉन्डिंग में पार्ट लेना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाती जाती है, घटती जाती है। लेटाइज की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टल लेटाइज डिसाइड करता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट का क्रिस्टल लेटाइज से कुछ खास लेना देना नहीं है। अगला है एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट शो एलोट्रोपिज्म। नाइट्रोजन को छोड़ के एलोट्रोपिज्म आप जानते हैं, जब कोई भी एक एलिमेंट नेचर में 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में मिलता है तो दिस फिनोमेना इज नोन एज एलोट्रोपी, और उसके जो फिजिकल फॉर्म है उनको बोलते हैं अपन एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं नेचर में मिलने वाले, आपका ग्रेफाइट और डायमंड, और तीसरा एलोट्रॉप जो अपन जानते हैं सिंथेटिक, बकीबॉल, बकमिंस्टर फ्लोरीन, कार्बन 60 जो आप बोल रहे हैं। तो इस तरह से इस ग्रुप के सारे एलिमेंट नाइट्रोजन को छोड़ के एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट शो एलोट्रॉपी, जैसे फास्फोरस, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, येलो फास्फोरस। इस तरह से आपको फास्फोरस भी अलग अलग डिफरेंट फॉर्म एलोट्रॉप्स मिलता है, ऐसे आर्सेनिक, ऐसी एंटीमनी, और ऐसे बिस्मथ के एलोट्रॉप्स मिलते हैं। दूसरी बात, नाइट्रोजन और फास्फोरस टिपिकल नॉन मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, और बिस्मथ है टिपिकल मेटल। नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ गया है, बढ़ता जाता है, उसमें बिस्मथ टिपिकल मेटल हो जाता है। ये अपन बहुत सी बार बोल चुके हैं और आगे भी ऐसा ही बोलते रहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो इस ग्रुप की, देखिए आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गौर कीजिए जरा। इसमें NH2NP3 आपका ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब वैलेंस शेल में 2 सबशेल S और P, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप प्रोजेस कर सकता है विच इज कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी शेयर्ड और डोनेटेड और एक्सेप्टेड व्हाटएवर जो भी हो। तो यहाँ पर ये जो डोनेट कर सकता है विच कैन बी डोनेटेड, तो यहाँ पर ये जो डोनेट कर सकता है ये है 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस ग्रुप की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है 5। पर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप की होंगी वो है -3 +3 +5। आप जानते हैं नाइट्रोजन इस ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट लेता भी है, एक्सेप्ट भी करता है, इसलिए फास्फोरस भी करता है, इसीलिए -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, +3 भी दिखाते हैं और +5 भी दिखाते हैं, सभी एलिमेंट दिखाते हैं -3 +3 +5। ध्यान देने वाली बात यह है कि टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी नीचे जाने पर घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? -3 मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नीचे जाने पर क्यों घटती है? आप जानते हैं, बिकॉज इसका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। तो साइज इंक्रीज होने पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी दिखाने की टेंडेंसी घटती जाती है। इसका मतलब नाइट्रोजन की जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी वो सबसे ज़्यादा है और बिस्मथ की सबसे कम है। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +3 इंक्रीजेस। ये समझना जरा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी जो है वो घटती जाती है, जबकि +3 की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। इसका कारण है बेसिकली ये पेयर जो वैलेंस शेल में जो ये पेयर होती है, इलेक्ट्रॉन की पेयर विच इज कॉल्ड लोन पेयर, जो यहाँ पर ये लोन पेयर बड़ी, ये लोन पेयर जो होती है, हालांकि लोन पेयर टर्म बेसिकली मॉलिक्यूल में यूज होते हैं, करते हैं, एटम के लिए नहीं करते, पर यहाँ पर अपन इसको बोल रहे हैं जो पेयर है, ये दिस पेयर रिमेन्स इनर्ट वाइल फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। तो ये पेयर जो है इसकी टेंडेंसी इनर्ट रहती है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन यही लिए जाते हैं। सपोज करो आप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, इसका मतलब ये देंगे इलेक्ट्रॉन, तो यही 3 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, जबकि ये पेयर क्या होती जाती है, इनर्ट होती है।
तो ये जो देने की टेंडेंसी, ये मतलब ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किस में ज़्यादा है, नीचे जाने पर ये टेंडेंसी बढ़ती जाती है, और नीचे जाने पर ये टेंडेंसी बढ़ती जाती है, और इनके लिए इनको देने की टेंडेंसी नीचे जाने पर घटती जाती है। तो नीचे जाने पर ये लोन पेयर जो है ये पेयर नहीं दी जाएगी, दिस पेयर रिमेन्स इनर्ट व्हाइल मूविंग डाउन इन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वो एटम स्टेबल ही नहीं होगा, वो वापस अपनी लोन पेयर को लेना चाहेगा वो मॉलिक्यूल। तो इसीलिए ये पेयर, दिस पेयर रिमेन्स इनर्ट मूविंग डाउन इन द ग्रुप, इसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी या स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है। जबकि ऊपर वाले जो कंपाउंड है वो +5 में स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन नीचे वाले +5 में स्टेबल नहीं है। +5 का कंपाउंड देखें तो बिस्मथ का एकमात्र बिस्मथ का फ्लोराइड ही नोन है, BiF5, बाकी दूसरा कोई कंपाउंड ही नहीं है, और उसकी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद रखना, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस इनर्ट पेयर इफेक्ट का ये है कि जो मैक्सिमम या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैक्सिमम कितनी है? 5, लेकिन ये पेयर इनर्ट हो जाएगी तो कितने दिखाएगा? 3। कितने से कम होगी? 2 से। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये जो पेयर, दिस पेयर रिमेन्स इनर्ट, और इसको इनर्ट रहने की टेंडेंसी नीचे जाने पर बढ़ती जाती है, इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, मोर प्रोनाउंस्ड देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे नाइट्रोजन एग्जिबिट। अब नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन एग्जिबिट +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एडिशन ऑफ -3 +3 +5। मतलब नाइट्रोजन -3 दिखाएगा, +1 दिखाएगा, +2 दिखाएगा, +3 दिखाएगा, +4 दिखाएगा, +5 दिखाएगा। सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो इस ग्रुप में देखी जा सकती है नाइट्रोजन में आपको देखने को मिलेगी। +1 +2 +4 +4, और ये बेसिकली जो ये -3 +3 +5 तो दिखाएगा, लेकिन +1 +2 +4 ये सब बेसिकली ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलती है। ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +4, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके साथ देखने को मिलती है ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस भी दिखाता है +1 और +4, फॉस्फोरस +2 नहीं दिखाता। फॉस्फोरस +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, वो भी फॉस्फोरस उसके ऑक्सो एसिड्स में दिखाएगा। ऑक्सो एसिड्स मतलब वो एसिड फॉस्फोरस के जिसमें ऑक्सीजन रहती है, जैसे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरस एसिड, उन सब में ऑक्सो एसिड्स में जो और ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की +1 और +4 होंगी। दूसरी बात जो ये है कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से लेके +4 तक की, इन ऑक्सीडेशन स्टेट में डिसप्रपोर्शनेट होने की टेंडेंसी होती है। डिसप्रपोर्शनेट कैसा? नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो +1 से +4 है, all the oxidation state of nitrogen from +1 to +4 have a tendency of disproportionation। तो डिसप्रपोर्शनेशन कैसा होता है? जैसे नाइट्रस एसिड है HNO2, नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन में डिसप्रोपोर्शनेट होता है नाइट्रिक एसिड, वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं, इसमें नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर देख रहे 2 2 4 +3, एक हाइड्रोजन की तो +3 है, यहाँ पर +5 है, और यहाँ पर कितनी है? +2। तो ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की, ये अपने से एक ऊपर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिसप्रोपोर्शनेट हो गई, और एक नीचे वाली। तो दिस इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन। तो जब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अपने से 2 ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो जिसमें से एक उससे ज़्यादा वाली है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट उससे कम वाली है, तो देन दिस इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन। इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, असामान्य वितरण, डिसप्रोपोर्शनेशन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन की जो टेंडेंसी है ये नाइट्रोजन दिखाता है, और इसकी ये सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से लेकर 4 तक की में टेंडेंसी होती है। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट उसमें नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी की बात करते हैं। कोवेलेंसी क्या होती है? कोवेलेंसी बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड विच एन एटम कैन फॉर्म। एक एटम जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंसी। अब यहाँ पर
जो नाइट्रोजन है उसके पास जितने खाली ऑर्बिटल, जितने वैकेंट, जितने फील्ड या पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है सब शेल में, अपने वैलेंस शेल में, वही उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी। जैसे यहाँ पर 3 बॉन्ड तो ये बना सकता है और एक इलेक्ट्रॉन की भी किसी को दी जाए तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बन सकता है। तो इस तरह से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी और स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ तक? 4 तक। +4 -4 नहीं बोलते, 4 ही होती कोवेलेंसी, माइनस प्लस नहीं होता कोवेलेंसी। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी विच कैन बी सीन इज 4, अप टू 4। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, ये दिस इज नाइट्रस एसिड HNO2। लेकिन यहाँ पर नाइट्रिक एसिड में आप देख रहे हो नाइट्रिक एसिड में 1 2 3 4 बॉन्ड बना है। यहाँ पर ये लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दी है, बाकी दोनों सब सिग्मा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉरी बाकी दोनों कोवेलेंट है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पर आजकल अपन एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते, इसलिए आपको एरो नहीं दिखता। तो ये नाइट्रोजन जो बनाता है बेसिकली 4 ही बॉन्ड बनाता है, जबकि ये वाला नाइट्रोजन 3 बनाता है। यहाँ पर इसकी कोवेलेंसी 3 है, यहाँ पर इसकी 4 है। पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं दिखी जा सकती, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट। नाइट्रोजन अपने ऑर्बिट को एक्सपांड नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्योंकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के लिए अब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। तो डी ऑर्बिटल के लिए जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो होना चाहिए 3। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही है, तीसरा सबशेल है ही नहीं नाइट्रोजन में, इसलिए इसमें डी ऑर्बिटल होगा ही नहीं। लेकिन इसके बाद नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और उसी के कारण दे कैन एक्सपैंड देयर कोवेलेंसी, है ना, वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ तक? 4 तक। और फास्फोरस का तो ऐसा है, फास्फोरस 6 तक अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। फास्फोरस में डी ऑर्बिटल होते हैं। अब आगे आते हैं अपन एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एनामोलस बिहेवियर। तो अगला है नेक्स्ट एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो क्यों नाइट्रोजन का एनामोलस बिहेवियर, आइए देखते हैं। एनामोलस बिहेवियर मतलब अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से नाइट्रोजन किस तरह से अलग नेचर दिखाती है, अलग प्रॉपर्टीज दिखाती है और क्यों दिखाती है। तो क्यों दिखाती है उसका रीज़न है ये 4 पॉइंट: उसकी स्मॉलर साइज, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन या डी ऑर्बिटल। तो ये 4, स्मॉलर साइज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, इन सब के कारण इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है बाकी ग्रुप मेंबर से अलग होती है। तो उनमें सबसे खास प्रॉपर्टी जो है वो, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये होते हैं कि नाइट्रोजन कैन ओनली फॉर्म p-pi बॉन्ड। p-pi मतलब जैसे नाइट्रोजन अपने p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्डिंग के लिए, जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन थे उनको पाई बॉन्डिंग के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन बीच में होने वाला बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो वो बेसिकली इसका p-pi ऑर्बिटल और इसके ऑक्सीजन के p-pi ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से बने। दैट्स व्हाई दिस पाई बॉन्ड इन एडिशन टू सिग्मा के अलावा जो पाई बॉन्ड है उसकी बात कर रहे हैं, दिस पाई बॉन्ड इज कॉल्ड p-pi बॉन्ड। वैसे ही नाइट्रोजन अपने ही जैसे मेंबर के साथ भी p-pi बॉन्डिंग बना सकता है। जैसे नाइट्रोजन अपने ही जैसे नाइट्रोजन एटम के साथ p-pi बॉन्डिंग बनाता है और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, n ट्रिपल बॉन्ड n, जो नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रक्चर है N2 गैस का, और उसी फॉर्म में नेचर में नाइट्रोजन मिलती है N2 में। और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इस बॉन्ड की, n ट्रिपल बॉन्ड की इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 941 किलो जूल पर मोल है, बहुत ज़्यादा होती है 941 किलो जूल पर मोल। तो नॉर्मल कंडीशन में, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, नाइट्रोजन रिमेन्स इनएक्टिव, नॉन रिएक्टिव होती है। इसलिए नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इन एन इनर्ट एनवायरनमेंट इन सम केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शन में इनर्ट एनवायरनमेंट को प्रोड्यूस करने तक के लिए नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। उसके लिए अपन क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन उसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ओ की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है बहुत कम है, तुरंत ये बॉन्ड टूट जाता है। जबकि नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है आसानी से नहीं टूटता, इसलिए N2 रिमेन्स N2, जबकि ऑक्सीजन बॉन्ड टूट के O फ्री एटम दे देती है और ये रिएक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण नाइट्रोजन बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है। हाँ, सिंगल बॉन्ड की कंपेयर की जाए, दूसरे बॉन्ड तो आप जो दूसरे एलिमेंट है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एलिमेंटल स्टेट में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बाकी जैसे फास्फोरस से जुड़ेगा, आर्सेनिक से जुड़ेगा, एंटीमनी जुड़ेगा, बिस्मथ से जुड़ेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीकर है, पर नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड एलिमेंटल स्टेट में मिलता ही नहीं, वो ट्रिपल बॉन्ड में मिलता है। अगर होता तो नाइट्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव फास्फोरस होता, नाइट्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होती फास्फोरस। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है।
फॉस्फोरस की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ज़्यादा है जबकि नाइट्रोजन की कम है। और यह ऐसा होने का कारण है इनका हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन के, उनका इतना ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है कि ये बॉन्ड क्या हो जाता है वीक, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, जबकि फॉस्फोरस में ये रिपल्शन बड़ी साइज होने के कारण कम है और इसलिए ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और इसी कारण से बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन कैटिनेशन की टेंडेंसी भी नाइट्रोजन में वीकर है। नाइट्रोजन अपने जैसे एलिमेंट से सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, एन डबल बॉन्ड एन, लेकिन अगर एन ट्रिपल बॉन्ड एन, अगर इनकी दूसरे एलिमेंट की देखी जाए तो उनकी कैटिनेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कैटिनेशन की टेंडेंसी होती है फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। दूसरी बात, अगले जो हायर मेंबर्स है फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन से पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। बिकॉज पी पाई इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, बट फॉस्फोरस डी पाई आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ डी पाई। जब फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो ऑक्सीजन का होगा पी ऑर्बिटल और नाइट फॉस्फोरस का होगा डी ऑर्बिटल, देन द फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड डी पाई बॉन्ड। आर्सेनिक का डी पाई, ट्रांजिशन मेटल का डी पाई, तो इस तरह से डी पाई बॉन्डिंग बना सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर सकता। नाइट्रोजन सिर्फ पी पाई बॉन्डिंग ही कर सकता है। तो ये हुई आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एनामोलस बिहेवियर। कल अपन देखेंगे इनकी रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, हेलोजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। थैंक यू।